गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और पिछले 6 लेक्चर्स में हमने पढ़ा पाचन तंत्र, और पाचन के फलस्वरूप लगभग सभी प्रकार का जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसे सरल भोज्य पदार्थों में बदला करते हैं। इसके पश्चात उस सरल भोज्य पदार्थ का अवशोषण किया जाता है और रक्त के माध्यम से उसे पहुंचाया जाता है विभिन्न कोशिकाओं। अब कोशिकाओं में उसका क्या होता है ये अगले तंत्र में हमें पढ़ना है। पिछले लेक्चर तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया था। आज मैं नया सिस्टम यानी नया तंत्र शरीर का शुरू कर रहा हूँ, वो है हमारा श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सरल भोज्य पदार्थ हमने कोशिकाओं तक पहुंचाया है, उस सरल भोज्य पदार्थ का आगे किस प्रकार यूटिलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन होता है। सबसे पहली बात आती है इसकी डेफिनेशन की कि वास्तविकता में जो श्वसन की प्रक्रिया है यानी कि रेस्पिरेशन है वो होता क्या है। तो अपन अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो जो सरल भोज्य पदार्थ है यानी पाचन के पश्चात बना हुआ जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड की, उस सरल भोज्य पदार्थ के द्वारा उसका कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीकरण करके और वहां से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पादित करना, साथ में जल और CO2 का जो निर्माण होता है, ये प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। और चूंकि ये कोशिकीय स्तर पर होता है तो यहाँ से जो एनर्जी या ऊर्जा निकलती है वो शरीर में ATP के रूप में संग्रहित कर ली जाती है, और इस ऊर्जा का जो उपयोग है वो शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों में किया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो ऊर्जा निर्माण की विधि है, या बेसिकली हम कहें कि शरीर के अंतर्गत जो एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है श्वसन की। तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि यहाँ जो सरल भोज्य पदार्थ होंगे यानी सरल भोज्य पदार्थ, इन सरल भोज्य पदार्थों का होगा क्या, ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ हमें 3 चीज मिलेगी। एक तो मिलेगी ऊर्जा जो होगी कौन सी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। एक यहाँ से अपशिष्ट पदार्थों के फलस्वरूप उत्पादित होगा जल, ये शरीर की उपापचयी क्रिया या विभिन्न क्रियाकलाप को उपयोग में ले लिया जाएगा। प्लस यहाँ से आपको प्राप्त होगी CO2 जो कि शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाएगी। तो ये 3 चीजें हमारे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के उत्पाद के फलस्वरूप प्राप्त होंगी। ये प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। अब हम देखते हैं कि ये श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन देखें तो सबसे पहला श्वसन के 2 टुकड़े किए जाते हैं। पहला है बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन या बाह्य श्वसन क्या है, ये है एग्जैक्टली संवातन। संवातन का मतलब है कि बाहरी वातावरण से जो वायु को अंतर्निहित करना और अपशिष्ट वायु जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है उसे फेफड़ों के द्वारा बाह्य वातावरण में स्थानांतरित कर देना। तो एग्जैक्टली अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो जो सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वायु को भीतर ग्रहण किया जाता है और भीतर की फेफड़ों में भरी हुई वायु को बाहर निष्कासित किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है बाह्य श्वसन, या इसे हम संवातन, इसे सामान्य भाषा में ब्रीदिंग भी कहा जाता है। ये यानी ये एक तरह से संवातन है, सांस लेना है। इसे आप वास्तविक रूप से श्वसन नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हम उस प्रक्रिया को श्वसन कह सकते। तो बेसिकली श्वसन एग्जैक्टली क्या है, वो दूसरे प्रकार का श्वसन होता है जिसे आप कहते हैं आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। इंग्लिश में बोलें
इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये आंतरिक या कोशिकीय श्वसन क्या है? हम जानते हैं सभी कि कोशिकीय स्तर पर पावर हाउस की संज्ञा माइटोकॉन्ड्रिया को दी जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिकीय स्तर पर जो सरल भोज्य पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण करके ये जो एनर्जी प्रोडक्शन और CO2 का जो निकलना है, ये प्रक्रिया कहलाती है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। तो बेसिकली जो एग्जैक्टली श्वसन है वो ये आंतरिक श्वसन वाला श्वसन है, जहां से आपको एनर्जी प्रोडक्शन हो। हम भोजन भी ग्रहण इसीलिए कर रहे थे ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो पहले उसे पाचन द्वारा हमने सरल स्वरूप में तोड़ा था और अब हम उसको ऊर्जा उत्पादन में काम में ले रहे हैं कोशिकीय स्तर पर। तो बेसिकली जहां ये ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पादन की क्रिया संपन्न होती है वो आपका मेन श्वसन यानी कि इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन है। अब ये जो इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन है ये भी फर्दर 2 टाइप्स का हो सकता है, 2 प्रकार का है। एक कहलाता है ऑक्सी श्वसन और एक कहलाता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया है ये बस क्रिया तो यही है जिसमें ऊर्जा, जल और CO2 बन रही है, परंतु ये ऑक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो इसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरी जो अनऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया है उसमें भी ब्रेकडाउन ही होता है सरल भोज्य पदार्थों का, परंतु वहां पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, अर्थात ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। हमारी बॉडी में भी कई बार या कई परिस्थितियों में अनऑक्सी श्वसन होता है, जब हमारी मसल्स जो हैं वो अत्यधिक क्रियाकलाप करती हैं तो उनमें कई बार पूरी तरह से पूरी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करके ऊर्जा उत्पादित करती हैं। हालांकि वो ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है, परंतु उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप लैक्टिक एसिड का निर्माण उस मसल से होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला जो श्वसन है वो तो ऑक्सी श्वसन कहलाता है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी कि अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है वो अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। तो ये बेसिक ब्रीफिंग है कि श्वसन की प्रक्रिया एग्जैक्टली है। अब हम चलते हैं इस श्वसन तंत्र की संरचना पर कि हमारा मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार का है और किस किस प्रकार की संरचनाएं उसमें पाई जाती हैं, क्या उसका संरचनात्मक स्वरूप है। चलिए, अगर मनुष्य का श्वसन तंत्र देखा जाए तो मनुष्य के श्वसन तंत्र को हम बांटते हैं 2 भागों। एक चीज कहलाती है श्वसन मार्ग, इंग्लिश में अगर कहें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरी चीज कहलाती है कि श्वसन मार्ग से होकर जाने तक का रास्ता, कहाँ जाना है, एग्जैक्टली जो प्लेस है जहाँ श्वसन की क्रिया हो रही है वो होते हैं फेफड़े या फुफ्फुस, इंग्लिश में इनको बोलते हैं लंग्स। तो ये 2 भागों में हम हमारे मनुष्य के श्वसन तंत्र को विभाजित करते हैं। पहली चीज देखें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन मार्ग। तो इस श्वसन मार्ग में भी आगे कुछ और डिविजन्स और भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है नासा मार्ग या नासा द्वार, सबसे पहला नेजल ओपनिंग। अब यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है श्वसन तंत्र का। ये जो बाह्य क्षेत्र है इन्हें आप नासा द्वार कहते हैं। ये डबल यानी पेयर्ड ओपनिंग्स में होते हैं और इनके थ्रू बाह्य वातावरण की वायु को अंतर्गहित किया जाता है। ये जो नासा द्वार होते हैं ये नासा द्वार एक्टोडर्मल संरचना है, यानी एक त्वचीय अंतर्वलन से बनी हुई संरचना है, और इस नासा द्वार के अंदर छोटे छोटे रोम और श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो रोम होते हैं ये बाह्य वातावरण से जो अंतर्गहित की गई वायु है उसके अंदर पाए जाने वाले धूल के कणों को
फिल्ट्रेट आउट करते हैं, यानी उस बाह्य वातावरण की वायु को छानकर भीतर भेजते हैं। ये दोनों नासाद्वार केवल बाह्य वातावरण की वायु को छानकर अंतर्ग्रहित करने के लिए, इनहेल करने के लिए काम में आते हैं। ये दोनों नासाद्वार भीतर की ओर एक चैम्बर, एक गुहा, ये वाला जो हिस्सा है एक गुहा में खुलते हैं। तो यहाँ से दूसरा जो भाग है श्वसन मार्ग का वो कहलाता है नासा गुहा, नेजल चैम्बर। और ये नासा गुहा जो है, इस नासा गुहा में एक तो श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो तरल और चिपचिपा पदार्थ होता है। इस म्यूकस ग्रंथियों की वजह से और इस तरल चिपचिपे पदार्थ की वजह से जो इनहेल की गई वायु है वो थोड़ी मॉइस्ट हो जाती है, नम हो जाती है और बॉडी का टेम्परेचर एक्वायर भी कर लेती है, अर्थात थोड़ी सी गर्म हो जाती है। बाहर से जो वायु हम इनहेल करते हैं वो बाहर के टेम्परेचर की होती है, ठंडी वायु होती है। बॉडी में जाने के लिए उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। तो श्लेष्म ग्रंथियां जो हैं वो टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं आपकी नासा गुहा का। तो यहाँ पर जो इनहेल की गई या अंतर्ग्रहित की गई वायु है वो हल्की सी गर्म और नम हो जाती है। साथ ही ये जो चिपचिपा श्लेष्मा है ये बाहर से जो कोई अवांछित पदार्थ इस वायु के अंतर्गत आ रहे हैं, हो सकता है कुछ पैथोजेंस हो सकता है कुछ अनवांटेड मटेरियल हो सकता है धूल के कण हो, तो उन्हें अपने साथ चिपका लेता है और भीतर की ओर जाने से क्या करता है, रोकता है। एक और बात, ये जो श्लेष्मा है ये एंटीबैक्टीरियल परत का भी कार्य करता है, यानी जो संक्रामक चीजें हैं उन्हें यहाँ पर संक्रामक पदार्थों को समाप्त करने का कार्य भी करता है। तो ये लेजर जो आपका म्यूकस है वो इस प्रकार के कार्य सब करता है। ये दूसरा भाग हुआ नासा का। अब पीछे की ओर नासा गुहा खुलती है तीसरे भाग में, जिसे हम कहते हैं नासा ग्रसनी गुहा। याद कीजिए जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान मैंने बताया था कि ग्रसनी के अंदर एक अनुदैर्घ्य पट पाया जाता है जिसको अपन वेलम पैलेटाइन बोलते हैं। ये जो पट है ये ग्रसनी को दो अनुदैर्घ्य भागों में विभाजित करता है। नासिका गुहा की ओर वाली ग्रसनी नासा ग्रसनी कहलाती है और मुख गुहा की ओर वाली ग्रसनी मुख ग्रसनी कहलाती है। मुख ग्रसनी में से मोस्टली भोजन का अंतर्ग्रहण करके उसे मुख्य रूप से ग्रसिका में डाला जाता है और नासा ग्रसनी जो गुहा है वहां से वायु का इनहेल करके उसे श्वास नली यानी ट्रैकिया में पहुंचाया जाता है। तो अब यहाँ आता है ये नासा ग्रसनी गुहा। ये वही नासा ग्रसनी गुहा है जो वेलम पैलेटाइन से ऊपर की ओर कठोर तालु की ओर का भाग है। इस नासा ग्रसनी गुहा में कोई श्लेष्म ग्रंथियां नहीं होती, अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार का श्लेष्मा उपस्थित नहीं होता। ये केवल एक मार्ग प्रदान करता है जो बाहर से अंदर की गई वायु है उसे अंदर श्वास लेने में लेता है। अब यहाँ नासा ग्रसनी गुहा से और श्वास नली के बीच में एक अन्य संरचना पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है। इस अगले भाग को कहा जाता है कंठ। ये देखिए क्या है, ये जो कंठ है ये मनुष्य का ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहलाता है, यानी ये वॉइस प्रोड्यूस करवाता है, इससे स्वर उत्पादित किया जाता है। ये जो कंठ होता है ये कंठ केवल और केवल उपास्थि से बनी हुई संरचना है, यानी उपास्थि निर्मित संरचना है। इसमें अस्थियों का कोई योगदान नहीं होता। और आपको बता दूं कि इस कंठ में 4 तरह की उपास्थियों का योगदान होता है और वो 4 तरह की उपास्थियां कौन सी हैं? एक उपास्थि होती है थायराइड उपास्थि, एक है क्रिकॉइड उपास्थि, एक है एरिटिनॉइड उपास्थि और एक है एपिग्लोटिस। तो इन 4 उपास्थियों से मिलकर ये आपका कंठ जो है ये निर्मित होता है। एपिग्लोटिस का नाम आपने पहले भी सुना है, ये एक ढक्कन रूपी संरचना बनाता है श्वास नली के ऊपर। इसे ट्रैफिक पुलिस मैन भी बोलते हैं। भोजन के निगलन यानी स्वॉलिंग के वक्त ये श्वास नली को ढककर क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है। इसलिए निगलते वक्त जो श्वास या संवातन की क्रिया है वो अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। तो ये एपिग्लोटिस वही उपास्थि में ढक्कन है। ये आपके कंठ में उपस्थित होने वाली 4 उपास्थि। अब ये 4 उपास्थियों से मिलकर कंठ का क्या होता है निर्माण?
यहाँ अगर आगे देखें तो इस कंठ के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिन्हें बोला जाता है स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड्स। ये जो स्वर रज्जु होती हैं ये इस प्रकार की संरचनाएं हैं कि इनसे होकर जब वायु गुजरती है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है, इनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है और इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और फिर उस उत्पन्न ध्वनि को, जो कि हम बहुत ही उत्कृष्ट दिमागी क्षमता वाले जंतु हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक जो दिमागी क्षमता है वो मनुष्य की है, तो हम इस उत्पादित ध्वनि को शब्दों में रूपांतरित कर सकते हैं अपनी जिह्वा के द्वारा। ये क्षमता केवल और केवल मनुष्य के पास है। ध्वनि तो उत्पादित गाय, भैंस, कुत्ता सभी करते हैं, परंतु वो ध्वनि को उसी फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, परंतु हम अपनी जिह्वा का उपयोग करके और हम उन्हें शब्दों में रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये जो स्वर रज्जु हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, जब इन पर से वायु गुजरती है तो ये कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं और इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है, वॉइस उत्पन्न होती है और फिर उस ध्वनि को हम जिह्वा के फलस्वरूप उपयोग करके अपने शब्दों में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। तो ये संरचना कहलाती है आपकी कंठ। कंठ के पश्चात अगली संरचना जो श्वसन मार्ग में आती है वो कहलाती है श्वास नली, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। श्वास नली ये एग्जैक्टली लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। ये अगर आप इस चित्र में देखें तो नासाग्रसनी के बाद ये जो है कंठ है, जो उपास्थि में संरचना है, उसके पश्चात ये जो लंबी नलिका रूपी संरचना है ये कहलाती है श्वास नली। अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है ये, और ये कंठ से शुरू होकर फेफड़ों पर समाप्त होता है। ये श्वास नली जो है ये बहुत पिचकने वाली संरचना है, यानी एयर प्रेशर की वजह से ये सिकुड़ सकती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस श्वास नली को पिचकने से रोकने के लिए इसमें सी आकार के यानी सी शेप के कुछ उपास्थि से बने ही छल्ले यानी कि रिंग्स, कार्टिलेजिनस यानी उपास्थि में रिंग्स पाई जाती हैं जो सी शेप की होती हैं। और ये सी शेप की जो रिंग्स हैं इस पूरी की पूरी ट्रैकिया को या इस श्वास नली को वायु के दबाव से पिचकने से क्या करती है, रोकती है। ये जो सी आकार के छल्ले हैं या रिंग्स हैं ये बनी होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज यानी काचाभ उपास्थि से निर्मित होते हैं और ये इसको पिचकने से क्या करती है, रोकती है। ये जो श्वास नली है ये आगे की ओर दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको कम से कम क्रमशः श्वसनी कहा जाता है। एक श्वसनी जो बाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है वो बाईं श्वसनी कहलाती है, और जो दाहिने ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है वो दाईं श्वसनी कहलाती है। तो कुल मिलाकर इस नासा द्वार से लेकर और फेफड़ों तक पहुंचने का जो मार्ग है, इसी मार्ग को क्या कहा जाता है, श्वसन मार्ग। और जो आगे नेक्स्ट जहां पर गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसों के आदान प्रदान की क्रिया या मुख्यतः जो श्वसन की क्रिया संपन्न होगी वो भाग कौन सा होता है, फेफड़े या फुफ्फुस। तो ये तो है आपका पूरा श्वसन मार्ग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आपको नासा द्वार से लेकर और फेफड़ों तक पहुंचाता है। और अब अगली संरचना इसके अंदर आती है फेफड़े यानी कि लंग्स। अब हम लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला भाग जहां पर गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसों के आदान प्रदान की क्रिया संपन्न होती है वो भाग है फेफड़े यानी कि लंग्स। पहली बात, अगर हम फेफड़ों की स्थिति देखें तो ये कहां पर स्थित है, फेफड़े पाए जाते हैं वक्षीय गुहा में। ये एक थैलेनुमा संरचना होती है। मैं यहाँ पर इसकी विशेषताएं लिखने जाता हूँ। ये थैलेनुमा संरचनाएं हैं। दूसरी बात, ये वक्षीय गुहा यानी कि थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। तीसरी बात, ये पेयर्ड यानी कि जोड़ी में उपस्थित होती हैं, अर्थात एक बायां फेफड़ा और एक दायां फेफड़ा। इस प्रकार ये फुफ्फुस या फेफड़े वक्षीय गुहा में उपस्थित होते हैं। अब अगर देखें, इन फुफ्फुस के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है यानी कवरिंग पाई जाती है, जिसे बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण
यानी ये लंग्स के चारों तरफ पाई जाने वाली प्रोटेक्शन है, कवरिंग है। हमने पूरी आहार नाल पढ़ी थी। आहार नाल का बाह्य स्तर सिरोसा स्तर कहलाता है, जो विसरल पेरिटोनियम से बनता है, और वो भी आहार नाल की कवरिंग है, यानी कि उसे बाहरी आघातों से या डैमेज से सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ ये जो फुफ्फुस आवरण है, ये फुफ्फुस आवरण इस पूरे फेफड़ों के चारों तरफ की कवरिंग बनाता है, अर्थात इस आवरण से फुफ्फुस को सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये आवरण अपने अंदर दो परतें रखता है। एक बाह्य परत होती है, इस तरीके से आगे मैंने दोनों लिखा रखा है। एक बाह्य परत है और एक आंतरिक परत है। बाहर वाली को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरा। इन दोनों प्लूरल परतों के बीच में एक लिक्विड यानी कि एक द्रव्य भरा होता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल द्रव्य। क्या बोलते हैं? प्लूरल द्रव्य। इस पैराइटल प्लूरा बाहर वाली और विसरल प्लूरा के मध्य में एक लिक्विड भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, इसे प्लूरल द्रव्य कहा जाता है। और ये जो गुहा इन दोनों के बीच में बन जाती है, इसको प्लूरल कैविटी यानी प्लूरल गुहा कहा जाता है, और इसी कारण इसमें भरे हुए द्रव्य को प्लूरल द्रव्य कहा जाता है। अब ये जो प्लूरल द्रव्य है, ये क्या करता है? ये भी बाह्य आघातों से ही इन फेफड़ों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। अंदर की ओर चलें तो आप देख रहे थे दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में और बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। आगे चलकर ये श्वसनी भी अनेक भागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ये श्वसनी आगे चलकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाओं का क्या करती है? निर्माण। और इस प्रकार श्वसनिकाओं का जो अंतिम सिरा है वो फूल कर एक ग्लोबुलर यानी कि फूली हुई कूपिकीय संरचना बनाता है। इन कूपिकीय फूली हुई संरचनाओं को बोलते हैं कूपिकाएं। इंग्लिश में बोला जाता है एल्वियोलाई। ये जो कूपिकाएं हैं, एग्जैक्टली यही वो स्थान है जहां पर गैसीय विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। तो ये जो अंत में जो बना हुआ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इन कूपिकाओं में रक्त वाहिनियों का जाल पैदा होता है। आपको नोटिस है कि रक्त वाहिनियां या हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, जो परिवहन का साधन है, वो रक्त ही है। तो ऑक्सीजन या CO2 या गैसों को भी कोशिकाओं तक रक्त ही पहुंचाएगा, और जो भोज्य पदार्थ सरल रूप में आए थे उन्हें भी कोशिकाओं तक रक्त ही पहुंचाता है। तो बेसिकली अब यहाँ से क्या होगा? गैसों का विनिमय किया जाएगा रक्त से कूपिकाओं के मध्य में। तो बाह्य वातावरण से जो वायु आई है वो कूपिकाओं की आंतरिक सतह पर रहती है, और यहाँ पर होता है रक्त वाहिनियों का जाल। तो रक्त से CO2 निकलकर तो कूपिकाओं में चली जाती है, और कूपिकाओं की वायु से ऑक्सीजन निकलकर रक्त में आ जाती है। इस प्रकार रक्त से अपशिष्ट CO2 को बाहर कर दिया जाता है, जो कूपिकाओं में स्टोर कर ली जाती है, और ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे लेकर रक्त अब कोशिकाओं की ओर चल देता है। तो ये कूपिकाएं वो स्थान है जहां पर बाह्य वातावरण और रक्त के बीच में गैसों का विनिमय किया जाता है। अब इस प्रकार आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्री जैसी यानी कि एक वृक्ष जैसी संरचना बन गई। ये जो वृक्ष है इसे श्वसन वृक्ष कहा जाता है। बेसिकली कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्री या श्वसन वृक्ष क्या होता है। तो श्वसनी जो है वो फेफड़ों में प्रवेश के पश्चात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, और इन श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा फूलकर कूपिकाओं का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार फेफड़ों में एक वृक्ष के समान संरचना का निर्माण होता है, जिसे श्वसन वृक्ष कहा जाता है। क्योंकि ये गैसीय विनिमय में अपना योगदान निभाता है, इसलिए इस संरचना को श्वसन वृक्ष कहा जाता है। तो ये कूपिकाएं हैं जो गैसीय विनिमय की मुख्य रूप से सतह का। अंत में आप देखिए, अंत में एक भाग और है डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ये वक्षीय गुहा और आपका उदर गुहा को पृथक करता है। हमारी बॉडी की जो कैविटी है उन दोनों को सेपरेट आउट करने का जो काम है वो होता है डायफ्राम का। ये डायफ्राम ही पेशीय पट होता है, यानी कंप्लीटली मसल्स से बना हुआ है, और ये इस प्रकार गुंबदाकार स्वरूप में हमारी वक्षीय गुहा और उदर गुहा के बीच में पाया जाता है। यानी इस डायफ्राम से ऊपर की जो कैविटी है जो पसलियों से घिरी हुई है उसको तो कहते हैं वक्षीय गुहा, जिसमें फेफड़े उपस्थित हैं, और इस डायफ्राम के नीचे पाई जाती है उदर गुहा,
जिसमें आपकी संपूर्ण आहार नाल का भाग उपस्थित होता है। आपको ये ध्यान भी होगा कि मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको ग्रसिका पढ़ाई थी और कहा था ग्रसिका एक लंबी नलिका रूपी संरचना है जो वक्षी गुहा से डायफ्राम को भेदकर उदर गुहा में प्रवेश करती है और उदर गुहा में वो खुलती है आमाशय में। तो आमाशय, आंत्र, ये सब भाग तो उदर गुहा में है और ग्रसिका आदि उदर गुहा में, आदि वक्षीय गुहा में और बाकी का सारा भाग वक्षीय गुहा में उपस्थित होता है। तो यहाँ ये डायफ्राम जो है ये पेशीय तनुपट है जो आपका संवातन की क्रिया, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है जिसमें वायु को अंतर्गहित करना, उसे बाहर निकालना, इस प्रकार की दोनों क्रियाओं में डायफ्राम क्या करता है, सहायता करता है। ये वक्षीय गुहा और उदर गुहा को दो भागों में क्या करता है, सेपरेट करता है। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर है ये है श्वसन तंत्र की संरचना। तो हम यहाँ पर इसमें दो चीज देखेंगे, एक को देखें श्वसन मार्ग अर्थात नासा द्वार से लेकर फेफड़ों तक के पहुंचने का स्थान, ये पूरा मार्ग ट्रैक जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें नासा द्वार है, फिर वो खुलता है नासा गुहा में। नासा गुहा खुलती है नासा ग्रसनी में जो कि ग्रसनी का एक भाग है, फिर यह आगे की ओर कंठ में खुलता है जो कि मनुष्य का ध्वनि उत्पादक यंत्र है, इसमें वोकल कॉर्ड्स हैं जिन पर से वायु गुजरने पर कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। वो आगे चलकर सम्मिलित हो जाता है ट्रैकिया यानी कि श्वास नली में, जिसमें सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। ये श्वास नली आगे चलकर दो भागों में, दो श्वसनियों में बैठकर फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है और फिर आते हैं फेफड़े जो कि गैसीय विनिमय की मुख्य रूप से सतह है, इसमें कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। आपको संख्या बता दूं, लगभग एक फेफड़े में 30 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे पास दो फेफड़े हैं इस प्रकार के और ये दोनों फेफड़ों में मिलाकर लगभग 60 करोड़ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ये कोशिकाएं ही गैसीय विनिमय की सतह है। उसके पश्चात होता है डायफ्राम और ये डायफ्राम वक्षीय गुहा और उदर गुहा को सेपरेट यानी कि अलग अलग करने का कार्य करता है। साथ ही संवातन की प्रक्रिया में यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो ये है हमारा मनुष्य का श्वसन तंत्र की संरचना। अभी तक क्रियाविधि नहीं आई है, ये केवल और केवल क्या है, संरचना है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी श्वसन तंत्र की या श्वसन की क्रिया की हम पढ़ेंगे क्रियाविधि कि किस प्रकार से ब्रीदिंग में इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस संपन्न होता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।